अगर आप कम समय में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिना एक भी सेकंड खराब किए, बिना समय गंवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरल टर्म्स आती हैं इसके अंदर। पहली टर्म है यहाँ पर सिस्टम। सिस्टम बोलते हैं उसे जो जिसके बारे में बात चल रही हो, जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे सिस्टम बोलते हैं। उसके चारों तरफ की बाकी बची हुई जो जगह है उसको सराउंडिंग बोलते हैं, और सिस्टम सराउंडिंग को जो अलग करता है उसे वॉल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर गर्मा गर्म पानी का गिलास रखा हुआ है, तो इसको बोलूंगा सिस्टम, इसके आसपास की जगह कहलाएगी सराउंडिंग, पानी का गिलास कहलाएगा सिस्टम, और सिस्टम सराउंडिंग को जो अलग करता है उसको बोलते हैं वॉल। वॉल कई प्रकार की होती है, रियल होती है, इमेजिनरी होती है, डायथर्मिक होती है, डायथर्मिक होती है। अडायथर्मिक वॉल उसे बोलते हैं जिसमें से हीट ट्रांसफर ना हो सके, यानी कि एक प्रकार के इंसुलेटर की बात चल रही है। डायथर्मिक वो होती है जिसमें से आप हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और इंसुलेटर लगा रहता है तो आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम के अंदर ऊपर से खुला हुआ रहता है तो मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि मैटर का चेंज भी जीरो नहीं आएगा और एनर्जी का चेंज भी जीरो नहीं आएगा। क्लोज्ड सिस्टम में चारों तरफ से बंद तो रहता है तो मैटर तो बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी अभी भी ट्रांसफर होती है क्योंकि इसके चारों तरफ कंडक्टिंग वॉल्स लगी हुई होती हैं। तो डेल्टा एम को तो अपन जीरो बोलते हैं क्योंकि मैटर का कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन डेल्टा ई को अपन जीरो नहीं बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के चारों तरफ इंसुलेटर, थर्माकोल, इस प्रकार की कोई चीज लगी रहती है जिससे बाहर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो न तो मैटर का ट्रांसफर हो पा रहा है और न ही एनर्जी का ट्रांसफर हो पा रहा है। तो यहाँ पर डेल एम भी जीरो रहता है, डेल ई भी जीरो रहता है। सिस्टम वैसे पढ़ते पढ़ाते समय सिस्टम को आप मान के चलें कि इस प्रकार से एक सिलेंडर, उसके अंदर भरी रहती है गैस। केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते जो अंदर गैस भरी हुई है उसको आप सिस्टम बना करें। स्टेट वेरिएबल, चूंकि अंदर गैस भरी हुई है तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। दो प्रकार की होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव उन्हें बोलते हैं जो मास पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर मास चेंज हो जाए तो प्रॉपर्टी बदल जाए। एग्जाम्पल है मास, मोल, वॉल्यूम, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, ये इसके टाइप हैं। इंटेंसिव वो होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब अगर मैं सिस्टम के टुकड़े कर दूं तो प्रॉपर्टी के टुकड़े ना हो, प्रॉपर्टी जैसी थी वैसी की वैसी मेंटेन रहे। उदाहरण में आते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, सीपीएम, सीवीएम, डेंसिटी, मोलर एच, मोलर जी, मोलर यू, मतलब ये एच, जी, एस एक्सटेंसिव हैं। अगर ये पर मोल के लिए लिख दिए जाएं, मोलर एच, मोलर यू, मोलर जी कर दिए जाएं तो ये हो जाते थे इंटेंसिव। ध्यान रखेंगे एक्सटेंसिव का रेशो इंटेंसिव आता है। सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पर डेंसिटी है। डेंसिटी को देखते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी आपके पास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी आपके पास एक्सटेंसिव है, दोनों का रेशो निकालेंगे तो इंटेंसिव यानी कि डेंसिटी आएगी। डेंसिटी इस जगह पर है, यहाँ पर डेंसिटी लिखा हुआ है। पाथ की बात करते हैं। सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है, एक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम से दूसरे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पर मूव करता है। सिस्टम ये है, इसको सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम यानी कि गैस जब अपना प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर के आती है तो जिस पाथ से जाती है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल वो होता है जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में चेंज ना आता हो, यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं। आइसोबैरिक में प्रेशर में चेंज नहीं आता, आइसोकोरिक में वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। तो T2 बराबर T1, P2 बराबर P1, V2 बराबर V1, या T2 माइनस T1 बराबर 0, P2 माइनस P1 बराबर 0, V2 माइनस V1 बराबर 0। दूसरे शब्दों में डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर ऐसे लिखिए, या छोटा अगर चेंज हो तो DT बराबर 0 ऐसे लिखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस जहां से शुरू करो वहीं पे खत्म करो। तो सिस्टम ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से फाइनली ए पर ही आ गया, इसको बोलते हैं साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में सिस्टम जहां पर था खत्म भी वहीं पर करता है, तो जो उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पहले था वही उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बाद में भी रहता है। इसी वजह से यहाँ पर भी डेल्टा टी जीरो, डेल्टा पी जीरो, डेल्टा वी जीरो आते हैं। एक है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं होता। हीट का कोई भी चेंज न होने के कारण क्यू की वैल्यू जीरो रख दी जाती है। अब आते हैं आगे, इधर पहुंचते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पर। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे कराया जाता था और इरिवर्सिबल प्रोसेस झटके में, बड़े बड़े स्टेप्स, लार्ज स्टेप्स में कराया जाता था। यहाँ पर छोटे छोटे कण डाले जाते थे, नमक के या रेत के कण डाले जाते थे, तो धीरे धीरे गैस को कंप्रेस किया जाता था। यहाँ पर गैस कंप्रेस करनी है, सीधा एक साथ आप 10 किलो का वजन डाल दीजिए, गैस एक साथ कंप्रेस हो जाएगी। इस जगह पर जब आप देखोगे तो ऊपर अंदर की तरफ बाहर से लगने वाला प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है, अंदर से लगने वाला प्रेशर इंटरनल प्रेशर है। तो P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल प्लस माइनस dP है।
एक नमक का दाना डालने से डीपी यानी कि प्रेशर में कोई चेंज बहुत बड़ा आया नहीं होगा, तो डीपी की वैल्यू हम यहाँ पर रख दिया करते थे नेग्लिजिबल, लेकिन इस जगह पर डीपी की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं हुआ करती थी। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस पहचानना है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस सवालों में पहचानने का तरीका एक ही होता है। अगर बोल दिया जाए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो अगर बाहर से कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लग रखा है तो आपका प्रोसेस वो कहलाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, इसमें नहीं होता है। दूसरा, ये प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लोली कराया जाता है, ये काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स में कराया जाता है। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पर नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही एक नमक का पार्टिकल डालोगे नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अंदर बाहर के प्रेशर बराबर हो जाएंगे। एक और नमक का पार्टिकल डालोगे या सैंड का पार्टिकल डालोगे तो अंदर बाहर के प्रेशर बराबर हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती थी। न्यूमेरिकल्स करने के लिए मेन जो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है वो यही है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट अगर थ्रू आउट लिख रखा है प्रोसेस में तो समझ जाइए कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की आपसे बात कर रहा है। आगे आ जाते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इसके अलावा पाथ पे डिपेंड नहीं करते किस पाथ से आपने प्रोसेस को कराया है। लेकिन पाथ फंक्शन स्टेट पर तो डिपेंड करते ही इनिशियल फाइनल, लेकिन साथ के साथ इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि प्रोसेस आपने किस पाथ से कराया है। उदाहरण इसका वर्क और हीट है। जब आप अपने कहीं कोचिंग किसी एक ट्रैक से जाते हैं, आपने कोई जगह पकड़ रखी है, एक ट्रैक से साइकिल चलाते हुए जाते हैं, मान लिया जाएगा वो ट्रैक खराब हो जाए तो फिर आपको घूम करके कोचिंग जाना पड़ता है। घूम करके कोचिंग जाना पड़ता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आपका वर्क बढ़ जाता है। वर्क सीधा सीधा किस पर डिपेंडेंट है? पाथ पर डिपेंडेंट है। तो आप इसके एग्जाम्पल हैं इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जब इंटीग्रेट करते हैं, स्टेट फंक्शन की खासियत होती है, स्टेट फंक्शन जब इंटीग्रेट करते हैं तो U2 माइनस U1 लिखते हैं, डेल्टा U। लेकिन जैसे वर्क और हीट है, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो W2 माइनस W1 नहीं लिखते, खाली W लिखते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो लोगों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो बोलते हैं कि दोनों दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ गए हैं। गर्मा गर्म पानी का गिलास रखा हुआ है, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से हीट बाहर निकल जाती है। सराउंडिंग और सिस्टम दोनों का टेम्परेचर बराबर होने की वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, जो ये बोलता है कि अगर ए और बी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए और सी के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो बी और सी के बीच में अपने आप से थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इस पर कोई भी न्यूमेरिकल आपके यहाँ पर सिलेबस में कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर है नहीं। इसकी हेल्प से थर्मोमीटर्स जो हैं इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर हीट, वर्क एंड एनर्जी। जो सिस्टम होता है, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है कि सिस्टम जो है, जब भी कभी आप सिस्टम बोला करें तो सिस्टम में इस गैस को इमेजिन किया करें। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, सिस्टम जो है, सिस्टम बोलते हैं अपन इस गैस को, और सिस्टम के पास होती है सिर्फ एनर्जी। सिस्टम अपने बाहर सराउंडिंग के साथ इस एनर्जी को एक्सचेंज करता है। दो तरीके से एक्सचेंज कर सकता है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर में अंतर है तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी का आवागमन होता है, ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक दूसरी तरफ, और इस एनर्जी की फॉर्म को अपन हीट बोलते हैं। लेकिन अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा अगर किसी और तरीके से अगर आप कभी भी एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम लोग वर्क बोलते हैं। तो यहाँ लिख दिया गया है एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द कॉज अदर देन द टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसे वर्क बोलेंगे। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ है तो उसको अपन हीट बोलते थे। आगे चलेंगे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी। किसकी इंटरनल एनर्जी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। सिस्टम कौन था? गैस। तो गैस की इंटरनल एनर्जी, वहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं। गैस के पार्टिकल्स ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे, रोटेशनल मोशन करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन करेंगे। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस साथ में पोटेंशियल एनर्जी जोड़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, जो गैस के पार्टिकल्स वहाँ पर है उनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है। यहाँ पर U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बदलने से U बदलता है। डेल्टा U इक्वल टू एन CVM, T2 माइनस T1 रहता है। CVM क्या है अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, रिवाइज कर लेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब भी कभी हीट का एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो उसको अपन डेल्टा U पढ़ते हैं। इधर आ जाइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल U बराबर Q प्लस W। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और अगर सिस्टम को आपने अगर Q हीट सप्लाई की है, सिस्टम ने W वर्क किया है और अब फाइनली उसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा U हो गई है, तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W ऐसे करके उसको लिखते थे। अब आते हैं मैकेनिकल वर्क पे। गैस वर्क करती है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। ध्यान रखें कि हम यहाँ पर चैप्टर को पढ़ नहीं रहे हैं,
चैप्टर को एक बार रिवाइज कर रहे हैं तेजी के साथ, इसलिए चीज़ों को थोड़ा तेजी के साथ यहाँ पर पढ़ने की हमारे साथ कोशिश करेंगे आप लोग। तो होता क्या है यहाँ पर कि गैस एक्सपेंड हो रही है किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, तो वर्क भी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही होता है। वर्क का फॉर्मूला रहता है माइनस के पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 और W इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल इंटीग्रेट 1 से 2 करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद V2 माइनस V1 ही आएगा। वर्क के कन्वेंशन थे, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है यानी उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन के केस में हम लोग वर्क नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द गैस यानी कि एक्सपेंशन होने पे नेगेटिव लेते हैं, और अगर मैं गैस के ऊपर काम करूं, गैस कंप्रेस कर रहा हूं, तो वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव लिया जाता है, एक्सपेंशन पे नेगेटिव, कंप्रेशन पे पॉजिटिव लिया जाता है। आगे चलेंगे तो एक बार सारे कन्वेंशन देख लेते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम माइनस, सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस में देंगे, रिलीज करेगा तो माइनस में करेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है केमिस्ट्री के अंदर, एक्सपेंशन में नेगेटिव लेते हैं, ऑन द सिस्टम पर पॉजिटिव लेते हैं। एक सवाल आप मेरे साथ यहाँ पर देखेंगे, सवाल ये रहा, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 80 जूल एंड परफॉर्म्स 20 जूल ऑफ वर्क, फाइंड डेल्टा यू। तो सबसे पहले तो सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस लेते थे, तो क्यू को मैं प्लस 80 लूंगा। वर्क उसने परफॉर्म किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते थे तो माइनस 20 लूंगा। फर्स्ट लॉ में लगा दिया, प्लस 60 मेरे पास यहाँ पर आ गया। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने की है कि लीटर एटीएम जो होता है, 1 लीटर एटीएम जो होता है वो 101.3 जूल के बराबर होता है। एक सवाल यहाँ पर दिखाया गया, सिस्टम अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम 2 लीटर से 3 लीटर अगेंस्ट 1 एटीएम प्रेशर, फाइंड वर्क डन। गैस ने काम किया है 1 एटीएम प्रेशर के अगेंस्ट, तो वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस के पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल हमने आपको दे रखा था यहाँ पर 1 एटीएम, पहले वॉल्यूम 2 था बाद में 3 हो गया, तो V2 माइनस V1 बाद में था 3, पहले था 2, सॉल्व करा तो माइनस के 1 आया। लेकिन ये माइनस के 1 जूल नहीं है, प्रेशर की यूनिट वहाँ पर एटीएम और वॉल्यूम की यूनिट लीटर है, तो ये एटीएम लीटर में आपका आंसर आया है। तो ये आंसर आपका आ गया है एटीएम लीटर में, ये आंसर आपका आया एटीएम लीटर में। अब एटीएम लीटर को आप जब 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो जूल में कन्वर्ट होगा। तो जो वर्क आपका एटीएम लीटर में आया था, 1 एटीएम लीटर इतने जूल के बराबर होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो इतने जूल आ जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं H इक्वल टू यू प्लस पी वी से, यही इसका रिलेशन रहता है। अगर 2 स्टेट बना ली जाए, पहली स्टेट H1 बराबर U1 प्लस P1 V1, सिस्टम को दूसरी स्टेट में ले आइए H2 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, दोनों को घटाएंगे, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा ये। इस रिलेशन को आप किसी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई करना होता है तो केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई करके ये रिलेशन इसमें डेवलप हो जाता है, डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल्टा NG/RT में डेवलप हो जाता है। यहाँ पर हमने इसका डेरिवेशन नहीं किया है क्योंकि हम रिविजन करना चाह रहे हैं, तो डेरिवेशन करने की यहाँ पर हम आवश्यकता नहीं मानते हैं। तो अब ये जो डेल्टा NG है, डेल्टा NG होता है गैसियस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल घटाने हैं, लेकिन प्रोडक्ट के मोल में से जब रिएक्टेंट के मोल घटाएंगे तो दोनों के दोनों गैसियस फेज में ही होने चाहिए। तो एक तो रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है डेल एच इक्वल टू एन CPm T2 माइनस T1। अभी इसके बाद हम मोलर हीट कैपेसिटी देखेंगे, वहाँ पर आ जाएगा, कहाँ से आया पता चल जाएगा आपको भी। QP इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर आता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब आप हीट का एक्सचेंज करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो उसको हम लोग, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो हम उसको बोलते हैं डेल्टा यू, और जब कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डेल्टा एच, इस वक्त ये कहलाता है डेल्टा एच। आइए इधर देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन एट 727 डिग्री सेल्सियस माइनस के 50 किलो कैलोरीज पर मोल। आपसे पूछा कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपको सवाल में डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालना है। तो अगर आपको डेल्टा एच दिया हो, डेल्टा यू निकालना हो, तो जिस रिएक्शन के लिए बोला जाता है पहले उस रिएक्शन को लिखा जाता है। रिएक्शन हमने यहाँ पर प्रोपेन की कंबशन की लिख दी, लिखने के बाद सबसे पहले उनकी नीचे फिजिकल स्टेट लिखी जाती है। तो ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता तो मैं पानी को लिक्विड लेता, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप टेम्परेचर देखेंगे तो 727 डिग्री सेल्सियस है। 727 डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और आपका पानी इस वक्त गैस बन गया होगा। तो मैंने इसके नीचे यहाँ पर गैस लिखा है। टेम्परेचर 727 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 केल्विन हो जाएगा। डेल्टा NG निकालते हैं। डेल्टा NG कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल घटा करके निकलेगा। प्रोडक्ट के मोल देख लीजिए, 4 और 3 7,
और रिएक्टेंट के 5 और 1 6, 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा, रख लीजिए। डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल एच रख दिया, कितना दिया था -K50, डेल यू रख दिया। अब डेल्टा एन जी आर टी, एन जी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू मैंने 2 रखी। आर की वैल्यू कैलोरीज में 2 होती है। आर की जो वैल्यूज हैं दोनों आपको याद होनी चाहिए। आर की एक वैल्यू है 8.314, ये होती है जूल अपॉन केल्विन मोल, और एक होती है 1.987, जिसे कि अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरीज अपॉन केल्विन मोल हम लोग लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रखी है कैलोरीज में, टेम्परेचर रख दिया 1000, लेकिन मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड करा, इसलिए किया क्योंकि ये वाला डेटा किलो कैलोरीज में है, तो उसको किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्व करा, हमारे पास आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, किसी गैस को या किसी भी चीज को हम टेम्परेचर हीट देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर में परिवर्तन होने लगे। तो किसी भी चीज को जब हीट दी जाती है ताकि वो अपना टेम्परेचर चेंज कर ले, तो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। 2 प्रकार की होती है हमारे यहाँ, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी नाम से समझ में आ रहा है, 1 मोल गैस को मैं हीट करूंगा, उसको हीट दूंगा ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ सके। लेकिन हीट देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है हीट देने का कांस्टेंट प्रेशर पर, तो CPM इज द हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। इसको क्या बोलते थे अपन लोग? डेल्टा एच बोलते थे। ऐसे आएगा, तो डेल्टा एच बराबर आ जाएगा हमारे पास CPM डेल्टा टी। ये किसके लिए आया? 1 मोल के लिए। तो अगर आपको n मोल के लिए करना हो तो हो जाएगा n CPM डेल्टा टी, हो जाएगा T2 माइनस T1। इन द सेम मैनर CVM करने बैठूंगा तो ये 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दी गई हीट, लेकिन कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप इसको करेंगे, किसके बराबर होता है? डेल्टा यू डेल्टा टी। और ठीक कर लीजिए, तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा यू बराबर आ जाएगा आपके पास CVM T2 माइनस के T1, ऐसा आ जाएगा। ये 1 मोल के लिए, और अगर n मोल के लिए करने लगेंगे तो बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करा, ऐसे आपको यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो जो रिलेशन मैंने आपको पीछे अभी दिखाए थे, ये वाले मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर में आ जाएगा, वो दोनों के दोनों आ चुके हैं। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी में भी रिलेशन दिखाया था, और इंटरनल एनर्जी में मैंने आपसे कहा था कि रिलेशन बाद में आ जाएगा, तो रिलेशन बाद में आ गया है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। तो अब इधर आते हैं, ये जो स्पेसिफिक हीट होती है, मोलर हीट नाम से समझ में आ रहा है 1 मोल के लिए। पूरी केमिस्ट्री में जहां कहीं भी स्पेसिफिक आता है, स्पेसिफिक का मतलब ही होता है 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दी गई हीट को अपन लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी आती है। रिलेशन था, आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे CVM के बराबर आएगा। एक होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है इन मोलर हीट कैपेसिटीज का रेशियो। तो CPM अपॉन CVM होता है। CP जो बैठेगा आपके पास वो CP इंटू मॉलिक्यूलर वेट, CV बैठेगा CV इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कट जाएगा तो CP अपॉन CV भी लिख सकते हैं। एक और रिलेशन होता है CPM इक्वल टू CVM प्लस वर्क। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी गैस को ताकि वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा सके, वो मुझे ज़्यादा देना पड़ता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब मैं गैस को हीट देता हूं तो सारी की सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में ही काम आती है। वर्क तो हो नहीं पाता, क्योंकि वर्क होता है P डेल्टा V, और वॉल्यूम आपने चेंज होने दिया नहीं। तो चूंकि आपने वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया तो सिस्टम को जितनी भी हीट दूंगा वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने में। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर जब रहता है, यानी कि आप पिस्टन को मूव करने देते हैं, तो जब आप हीट सप्लाई करते हैं बाहर से, तो हीट सप्लाई करने पर ऐसी परिस्थिति में पिस्टन ऊपर तो खिसकता है और साथ साथ गैस का टेम्परेचर भी बढ़ता है। यानी कि 2 काम होते हैं, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ता है प्लस साथ में कुछ एडिशनल वर्क भी होता है, PV वर्क। तो CPM जो होता है वो CVM प्लस वर्क के बराबर होता है, और ये वर्क सॉल्व करने पर NR के बराबर आता है। तो CPM माइनस CVM इक्वल टू NR, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। फिर ये टेबल आ जाती है यहाँ पर। इस टेबल को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये इधर टेबल आ जाती है, और इस टेबल को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ये रहा। इस टेबल में ये गामा CPM CVM की टेबल है। तो CVM की वैल्यू 3/2R है मोनो एटॉमिक के लिए। तो CPM कितना हो जाएगा? CPM हमेशा CVM में R जोड़ने से आता है, तो 3/2 में आप R जोड़ दीजिए तो 5/2 हो जाएगा। डाई एटॉमिक में 5/2 है तो 7/2 हो जाएगा, और पॉली एटॉमिक में 3R और 4R यहाँ पर रहता है।
अब हम इसको अगर देखें तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp और Cv का रेशो करोगे तो जब 5/3 आएगा, दिस इज 1.66। अगर डायटोमिक के लिए करोगे, गामा निकालोगे, CPM/CVM करोगे तो 7/5 आएगा, दिस इज 1.4। इसी तरीके से 4/3 यानी कि 1.33 आएगा। अब हम निकालेंगे वर्क डन अलग अलग केसेस के अंदर। तो वर्क डन अलग अलग केसेस के अंदर निकालने के लिए सबसे पहले एक बात समझ लें, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास ये है और वर्क का फॉर्मूला जब हमारे पास ये है तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पीवी डायग्राम के अंदर, चूंकि ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा गया है और इंटीग्रेशन जब पढ़ते हैं तो वहां पर एरिया अंडर द कर्व पढ़ते हैं। एरिया अंडर द कर्व के अंदर बताया जाता है इसके अनुसार जो पीवी डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है उस पीवी डायग्राम में जितना भी एरिया अंडर द कर्व होगा उसको वर्क बोलेंगे। जैसे ये रहा तो ये एरिया अंडर द कर्व है, इसको वर्क कहा जाएगा। ये रहा वर्क। अगर आपसे पूछूं ये वर्क का मैग्नीट्यूड प्लस में होगा कि माइनस में, तो माइनस में आने वाला है। ये W नेगेटिव आने वाला है चूंकि ये एक्सपेंशन का केस है। देखो ना, यहाँ पर 2 लीटर रहा होगा, एक्सपेंड होकर गैस यहाँ पर 4 लीटर पे पहुंच गई। एक्सपेंशन चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, जो वैल्यू आएगी वो कैसी आने वाली, नेगेटिव आने वाली है। अब इधर देखिए, अगर कोई आपसे पूछे, इस जगह पर पूछे, यहां पर इस जगह पर पूछे, तो इस जगह पर आप समझ रहे हैं, इस जगह पर वर्क आपको बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व काफी सारा आने वाला है, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आने वाला है। ये आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क है, प्रेशर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। इधर देखिए, अगर मैं आपके सामने ऐसे करके 2 केस बना दूं, 3 केस बना दूं और पूछूं बताओ ये रहा W1, W2, W3, तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व W1 वाले का सबसे ज्यादा है, तो W1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा 2 से, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा 3 से। अब आप इधर चलिए, एक केस दिखाते हैं, उसमें ऐसे करके सर्कल बना लिया जाता है और सर्कल बना करके पूछते हैं कि बताइए जरा वर्क डन किस केस में, इसका वर्क कैसा आएगा, इसके वर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा। मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री के अनुसार, और केमिस्ट्री के अनुसार ही उत्तर को जानने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, देखो ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है। अपर हाफ का एरिया अंडर द कर्व ये रहा, लोअर हाफ का एरिया अंडर द कर्व ये रहा। चूंकि ये एक्सपेंशन का केस है, देखो ना वॉल्यूम कम रहा होगा, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, ये एक्सपेंशन का केस है, तो उसका वर्क कैसा आने वाला है, ये आने वाला है नेगेटिव। इसका वर्क कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तब जाकर के मेरे को इस गोले के अंदर का ये है एरिया अंडर द कर्व, तब मुझे ये मिलेगा। ऑफ कोर्स चूंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम, तो जब मैं दोनों को सम करके वर्क निकालूंगा इस प्रोसेस का, तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आने वाला है। आगे चलेंगे, देखेंगे तो अलग अलग प्रोसेस के वर्क को एक बार देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का वर्क -k डेल्टा NgRT, आइसोबैरिक का वर्क -k NR डेल्टा T। डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इस वक्त। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, Q की वैल्यू रहती है 0, तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W, यहाँ पर Q 0 रख दोगे, ये रख दिया 0, तो डेल्टा U बराबर W के आगे, यानी कि सारा का सारा वर्क अपनी इंटरनल एनर्जी से होगा। यही वजह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क, जबकि ये वर्क एक पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, लेकिन सिर्फ एडियाबैटिक का वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन है। कारण ये है क्योंकि एडियाबैटिक का वर्क इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, NCVM T2 - T1, वही रख दिया हमने वर्क के केस में। आप इस फॉर्मूले को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों जगह पर अप्लाई करते हैं। आपको रिवर्सिबल का एडियाबैटिक वर्क निकालना हो, यही फॉर्मूला जाएगा, इरिवर्सिबल का एडियाबैटिक वर्क निकालना हो, यही फॉर्मूला जाएगा। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर से निकालेंगे, ये गामा-1 लिखा हुआ है, गामा-1। रिवर्सिबल के केस में इसका इस फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे, और इरिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल के केस में आप इसको प्रयोग करेंगे फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए, और इरिवर्सिबल के केस में इसको प्रयोग करेंगे। अब आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क कैसे होता है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में NCERT में एक बार देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालना, वो भी रिवर्सिबल कंडीशन में, तो वर्क का फॉर्मूला तो यही है, -k P एक्सटर्नल dV। अब P एक्सटर्नल के साथ क्या करेंगे, तो P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल प्लस माइनस dP। पीछे आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे कराते हैं, तो उसमें dP की वैल्यू कैसी रहती है, 0, तो मैं dP की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूंगा, तो P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल आ जाएगा, P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल। P इंटरनल कौन है, जो अंदर गैस भरी पड़ी है, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम, इसके प्रेशर की बात चल रही है, तो गैस का प्रेशर कैसे निकालोगे, PV = nRT लगा दो, तो P = nRT/V, तो nRT/V मैं यहाँ पर इसकी जगह पर रख दूंगा। मैंने यहाँ पर nRT/V, V को अंदर ले गया, इंटीग्रेशन के साथ आ गया, -k nRT log V, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/V का इंटीग्रेशन log V होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करा, बन गया ये
ई हटाना हो, बेस 10 करना हो तो 2.303 आता ही है। ये चूंकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगता है बॉयल्स का लॉ। बॉयल्स का लॉ बोलता है P रेसिप्रोकल टू V, यानी कि अगर V2 अपॉन V1 है तो प्रेशर के टर्म्स में P1 अपॉन P2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला ये रहा। फ्री एक्सपेंशन, पिस्टन फ्रीली जब मूव करेगा तो बोलेंगे गैस फ्रीली एक्सपेंड हो रही है। फ्री एक्सपेंशन एक ही शर्त पर हो सकता है, जब आप पिस्टन के ऊपर से अपना दबाव हटा लें तो आपको अपना एक्सटर्नल प्रेशर जीरो करना पड़ेगा। तो W बराबर यहाँ पर जीरो रखोगे तो वर्क की वैल्यू जीरो आएगी। चूंकि मैं निकाल रहा हूँ आइसोथर्मल केस में, तो आइसोथर्मल केस में डेल्टा टी जीरो होता है। डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा एच में रखोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी जीरो आएगी, क्योंकि फॉर्मूला NCPM T2 - T1 है। ये चीज जीरो रखोगे तो ये भी जीरो आएगा, डेल्टा यू भी जीरो आएगा। फर्स्ट लॉ में डाल दीजिए डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्यू की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो आ जाएगी। 10 मोल O2 गैस को आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एक्सपेंड कराया गया 2 लीटर से 20 लीटर में। वर्क बताना है 727 डिग्री सेल्सियस पर। तो टेम्परेचर तो हो गया 1000 केल्विन। साफ साफ समझ में आ रहा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क का फॉर्मूला हमारे पास ही है, वैल्यू टूज देनी है। चलिए वैल्यू डाल देते हैं। तो माइनस के 2.303, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है। आर की वैल्यू कैलोरीज में रख दी मैंने 2। टेम्परेचर कितना था यहाँ पर निकाला हमने 1000 लॉग। फाइनल वॉल्यूम कितना था 20, इनिशियल कितना था 2। लॉग 10 1 होता है। सॉल्व कर लिए अपना आंसर कैलोरीज में, तो ये आ गया। 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो कैलोरीज में आ जाएगा। एक सवाल लिख रखा 1 मोल ऑफ हीलियम अंडरगोज एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम 1 लीटर से 10 लीटर, कैलकुलेट वर्क डन। एडियाबैटिक के अंदर फाइनल टेम्परेचर निकालना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी। वर्क के लिए तो यही फॉर्मूला लगने वाला है। इनिशियल टेम्परेचर 300 दे रखा है, डिपेंड करता है कि आप फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। तो रिवर्सिबल के केस में फाइनल टेम्परेचर आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रिवर्सिबल के केस में फाइनल टेम्परेचर इससे निकालते थे और इरिवर्सिबल के केस में फाइनल टेम्परेचर आप इससे निकालते थे। आगे चलेंगे तो इधर आ जाते हैं। तो T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। गैस कौन सी है, हीलियम। हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस टेबल पे देखेंगे तो गामा की वैल्यू 1.66 होती है। तो 300 इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, गामा -1 T2। सॉल्व करेंगे, T2 की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ गए 65.65 केल्विन। ये टेम्परेचर कम आना ही था चूंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमेशा टेम्परेचर डाउन ही होता है, क्योंकि बाहर से तो हीट मिलती नहीं, तो सिस्टम सारा का सारा काम अपनी ही इंटरनल एनर्जी से करता है। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डाउन होने के कारण सिस्टम का टेम्परेचर भी डाउन होता है। वर्क का फॉर्मूला ये रहा NCVM T2 - T1। तो यहाँ पर n की जगह 1 रखा, CVM 3/2R, चूंकि हीलियम है 3/2R। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 300 था। R की वैल्यू मैंने कैलोरीज में 2 रख दी, इससे कट कुट आ गया। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम देखते हैं यहाँ पर NCERT में ग्राफ्स बने हुए हैं, तो P1 V1 T से, मैं आपको इस वक्त आइसोथर्मल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। P1 V1 T से P2 V2 T पे ग्राफ जा रहा है, लाइन आती है ऐसी, और सारा का सारा अंदर जो है दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व। रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ ही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है, जब आप गैस को एक्सपेंड कराते हैं, कैसे गैस एक्सपेंड होती है, इसके ऊपर यहाँ पर 10 kg वजन रखा रहता है। आप इसके ऊपर से अपना 10 kg वजन उठाएंगे, गैस इमीडिएटली एक्सपेंड हो जाएगी। तो होगा क्या कि गैस के ऊपर से जब आप 10 kg वजन हटाते हैं तो सबसे पहले गैस पे प्रेशर कम होता है, उसके बाद उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो प्रेशर एकदम से ड्रॉप हुआ और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये जो अंदर वाली जगह है इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। साफ साफ सी बात है, अगर आप याद करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमेशा जो वर्क ज़्यादा आता था रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल से। कब? जब आप एक्सपेंशन करते थे तो रिवर्सिबल का वर्क इरिवर्सिबल से ज़्यादा आता था। और यहाँ पर अगर आप इस वाले प्रोसेस को मल्टी स्टेप कराते थे तो मल्टी स्टेप कराने पर इरिवर्सिबल का वर्क बढ़ जाया करता था। तो W रिवर्सिबल ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल मल्टी स्टेप ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप। कंप्रेशन के केस में ठीक उल्टे रिजल्ट आते थे। एक्सपेंशन में जहां पर रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन से ज्यादा आता था, कंप्रेशन रिजल्ट ठीक रिवर्स हो जाते थे। कंप्रेशन के केस में W इरिवर्सिबल ग्रेटर देन W रिवर्सिबल आता है। और अगर आप इस इरिवर्सिबल को फिर से मल्टी स्टेप में करते हैं तो वर्क की वैल्यू छोटी हो जाती है। तो W इन सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल इन सिंगल स्टेप ज्यादा आता था मल्टी स्टेप से, ग्रेटर देन आता था रिवर्सिबल प्रोसेस से। अब यहाँ पर एक
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रहता है। इन सबसे अलग हटके एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, इनसे हटके एक प्रोसेस और है, उसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ये क्या चीज होती है भला? पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। अब एक्स की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो पीवी बराबर कांस्टेंट आएगा, जो कि आइसोथर्मल की कंडीशन है। अगर आप x की वैल्यू 0 रख दो तो किसी की भी पावर 0 1 हो जाती है, तो p बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। p बराबर कांस्टेंट किसकी शर्त है? p बराबर कांस्टेंट शर्त बैठती है हमारी आइसोबैरिक की। अब pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट कर दो तो ये रिलेशन जाता है एडियाबैटिक का। अब इनके अलावा कोई सी वैल्यू रख लो आप समझिए क्या हुआ है। x बराबर 1, 0 और गामा। गामा में कौन कौन सी वैल्यू आती है? गामा में वैल्यू आती है 1.66, 1.4 और 1.33। अब इनके अलावा ये 2, 3, 4 और 5, इसके अलावा x की कोई सी भी वैल्यू रख दो, उसको आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलेंगे। मैंने आपसे कहा भाई x बराबर 1.5 पॉलीट्रॉपिक, मैंने बोला x बराबर 1.9 पॉलीट्रॉपिक, मैंने बोला 1.66 x की वैल्यू 1.66, तो भैया गामा एटॉमिसिटी होती है। अब मैं इसको कौन सा प्रोसेस बोलता हूँ? एडियाबैटिक बोलता हूँ। ग्राफ देखेंगे, पीवी ग्राफ यहां पे लिख रखा है, व्हेन वैल्यूज ऑफ x आर अदर देन 1, 0 एंड गामा, देन इट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, x बराबर 0। आइसोथर्मल का ग्राफ भी ऐसा आता है, एडियाबैटिक का ग्राफ भी ऐसा आता है, लेकिन एडियाबैटिक के ग्राफ का स्लोप आइसोथर्मल के ग्राफ के स्लोप से ज्यादा रहता है और वो गामा टाइम्स ज्यादा रहता है। एडियाबैटिक का स्लोप जो रहता है पीवी डायग्राम में, जो एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक प्रोसेस में जब पीवी डायग्राम जो बनाते हैं उसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू आइसोथर्मल के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा रहती थी। तो एडियाबैटिक हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, आइसोथर्मल से नीचे रहेगा। बाकी जितनी भी वैल्यू है, ये 0 की है, ये 1 की है, ये 1.6, 1.4, 1.3 थी। अब मैंने आपसे बोला x बराबर जो है 0.5, x बराबर 0.5 यहाँ आ जाएगा। कौन सा प्रोसेस कराएगा? पॉलीट्रॉपिक। मैंने बोला x बराबर 0.7, कौन सा कराएगा? पॉलीट्रॉपिक। ये सब पॉलीट्रॉपिक है। ये आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वर्क ही नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज वाई वर्क इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी तो 0 आएगा, वर्क आएगा ही नहीं। एरिया अंडर द कर्व भी नहीं आ रहा है, बाकी सबके तो एरिया अंडर द कर्व है, इस वाले इस लाइन का तो बेचारे का एरिया अंडर द कर्व भी नहीं हो सकता। आगे चलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री पर आते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। जो रिएक्शन की हीट रिलीज या एब्जॉर्ब करा रहे होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर करा रहे होते हैं, इसलिए हम हीट ऑफ रिएक्शन के स्थान पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो क्यूपी लिख रखा है, दिस इज डेल्टा एच रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे जरूरी बात जो थी वो एक ही थी कि पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट चलता है। कोई सा टॉपिक पढ़ लो, डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच सी, कुछ भी, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट चलता है, सिर्फ 2 जगहों को छोड़कर। कौन कौन सी जगह है? एक कंबशन और एक बॉन्ड एनर्जी। कंबशन और बॉन्ड एनर्जी दोनों के केस में हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते थे। एक बार पुनः याद करेंगे, पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। एंट्रोपी का चेंज निकालना है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। फ्री एनर्जी का चेंज निकालना है किसी रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। लेकिन अगर कंबशन का डेटा है तो रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबशन माइनस प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन किया करते हैं। 2 जगहों पर ऐसा करते हैं, एक कंबशन में और एक बॉन्ड एनर्जी में। आइए देख लेते हैं, ये बता रखा है यहाँ पर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे पूरे चैप्टर में। इन केस ऑफ कंबशन एंड in case of combustion and बॉन्ड एनर्जी तब अलग रहता है। कंबशन एंड बॉन्ड एनर्जी के अंदर ये नहीं रहता है। मैं यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेता हूँ। इन केस ऑफ कंबशन एंड बॉन्ड एनर्जी वहां पर उल्टा रहता है। उस केस में आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ता है। एक होती है किरचॉफ्स इक्वेशन, अगर टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर आपसे एंथैल्पी पूछी जाए, जैसे आपसे कोई 25 डिग्री सेल्सियस पर हीट ऑफ रिएक्शन बता दे और आपसे कहे 50 डिग्री सेल्सियस पर हीट ऑफ रिएक्शन बताइए, यूज दिस रिलेशन। ये डेल्टा सीपीएम ऑफ रिएक्शन है, ये डेल्टा सीवीएम ऑफ रिएक्शन है। अगर एक टेम्परेचर पर आपको इंटरनल एनर्जी दे रखी हो, दूसरे टेम्परेचर पर पूछे, तो आप इस रिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक 2 प्रकार की रिएक्शन होती थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, उसको डेल्टा एच अलग से दिखाते हैं, और अगर रिएक्शन के साथ लिखते हैं तो ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है,
तो डेल्टा H प्लस के साथ लिखते हैं, और अलग से लिखना होता तो रिएक्शन में माइनस के साथ लिखते हैं। प्रोडक्ट, चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। ये बात यहाँ पर याद कर ली गई है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, आइए फटाफट से हीट ऑफ फॉर्मेशन को एक बार याद कर लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन पे जब आप जाएंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है एक मोल कंपाउंड जब अपने ही एलिमेंट्स से बने, लेकिन वो एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अब अगर मैं आपसे CaCO3 की फॉर्मेशन की इक्वेशन कहूँगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रिएक्शन कैसी लिखी जानी है, एक मोल कंपाउंड अपने ही एलिमेंट से। तो कौन कौन से एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन मिलाऊंगा तो बनेगा CaCO3। पर यह भी गलत है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। ऑक्सीजन समाज में O नहीं O2 के रूप में मिलता है। तो कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3/2 O2 CaCO3, ये करेक्ट इक्वेशन लिखी है हम लोगों ने फॉर्मेशन की। अगर डेल्टा HF का आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑब्जर्व करो, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या हुआ करती थी, स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ करती थी 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर आप इन परिस्थितियों में डेल्टा HF को नापते हैं तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। इस पर एक बार सवाल भी आता है, सवाल को फटाफट से देख लेते हैं कि इनमें से किसकी डेल्टा HF 0 होंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होंगे। सीधी सी बात है, जिसे भगवान ने बना रखा है स्वयं, उसे आप क्या बनाओगे, उसका डेल्टा HF 0 आने वाला है। अब देखते हैं कि कैसा कैसा हो रहा है यहाँ पर। Cl2 गैस, Cl2 नेचर में गैस की फॉर्म में ही मिलती है, इसका डेल्टा HF 0 जाने वाला है। तो इसका डेल्टा HF जाएगा 0, यस, इसका डेल्टा HF 0 जाएगा, करेक्ट है। Cl2 लिक्विड गलत है, क्योंकि Cl2 गैस फॉर्म में है। गैस से लिक्विड को जब बना कन्वर्ट करोगे तो उसके अंदर से डेल्टा H बाहर निकलेगी, यानी कि इसकी डेल्टा H की वैल्यू 0 नहीं आने वाली। इधर आ जाओ, Br2 गैस गलत है, क्योंकि Br2 समाज में लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। Br2 लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये Br2 गैस है, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ डेल्टा H देना पड़ेगा, तो उसका डेल्टा HF 0 नहीं बल्कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। Br2 लिक्विड, यस, इसका डेल्टा HF 0 आएगा, क्योंकि इसी फॉर्म में मिलता है। मरकरी लिक्विड इसी लॉ फॉर्म में मिलता है, मरकरी गैस के फॉर्म में नहीं मिलता। मरकरी आप सब लोगों ने देखा होगा, थर्मोमीटर वगैरह में लगा हुआ रहता है, उसमें फिल्ड रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। मरकरी को अगर गैस फॉर्म में लेंगे तो आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपको हीट देनी पड़ेगी, तो डेल्टा HF की वैल्यू 0 नहीं बल्कि यहाँ पर पॉजिटिव होगी। MgO अच्छी खासी इसकी होगी, 0 नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि Mg की रिएक्शन करानी पड़ेगी हाफ O2 से, उसके बाद बनेगा MgO, तो इस केमिकल रिएक्शन का कुछ ना कुछ डेल्टा H तो होगा जो कि 0 नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे आते हैं। एक मोल कंपाउंड को जलाने पर निकलने वाली हीट को एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। तो H2 प्लस हाफ O2 से बन रहा है H2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू है -68.3। कंबशन करने पर हमेशा एनर्जी रिलीज ही होती है, किसी भी चीज़ को जलाओगे तो वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि जलाने पर हमेशा हीट निकलती ही है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। डेल्टा H रिएक्शन की बात करेंगे तो पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन होगा। अगर मुझे कोई यहाँ पर कहे डेल्टा H रिएक्शन लिखने के लिए कहे तो कैसे लिखते थे, डेल्टा H रिएक्शन लिखना होता था समीशन डेल्टा HF माइनस समीशन डेल्टा HF, लेकिन यहाँ पर क्या लिखते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, सिर्फ 2 जगहों को छोड़कर, एक कंबशन और एक फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया गया है। एक चीज होती है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू होती है हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर निकलने वाली हीट, उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इससे फ्यूल की एफिशिएंसी पता चलती है कि फ्यूल कितना एफिशिएंट है। आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ एक प्रकार से ये भी फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कहा यह जा रहा है कि माना आपने ए से बी बनाया और एक ही स्टेप में बना दिया, और एक बार आपने ए से बी बनाया लेकिन 2 स्टेप में बनाया, पहले ए से सी बनाया फिर सी से बी बनाया, तो जितनी हीट सिंगल स्टेप में जाते हुए एक्सचेंज आएगा, अगर 2 स्टेप में जाएंगे तो भी हीट उतनी ही वैल्यू आएगी। डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 जोड़ोगे तो डेल्टा H के बराबर आएगा डेल्टा H1 के। एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न में बोल रखा है द हीट इवॉल्व्ड ऑन कंबशन ऑफ C2H2 इज माइनस के 310.5। C2H2 को जब जलाया गया तो माइनस के 310.5 किलो कैलोरीज यहाँ पर हीट निकली है। डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, 2C प्लस H2 से बन रहा है C2H2, इसकी डेल्टा H निकालने के लिए आपसे कहा गया है। डेटा में क्या क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है CO2 का और पानी का 94, और ये तो CO2 कैसे बनाएंगे, C प्लस O2 से बनाएंगे, CO2 डेल्टा H की वैल्यू होगी -94,
और H2 प्लस हाफ O2 से बनेगा H2, ये रहा यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जिस इक्वेशन का हमको डेल्टा H निकालना है उस इक्वेशन के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि उस इक्वेशन का जिसके हमें निकालना है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कौन सा डेटा दिया हुआ है। ये रिएक्टेंट है कार्बन, कार्बन के जलने की एनर्जी है, कंबशन दिया हुआ है। ये रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, इसका भी हमें कंबशन का डेटा दिया हुआ है। ये रहा C2H2, इसका भी हमें जलने का यानी कि कंबशन का डेटा दिया हुआ है। तो जब हमारे पास कंबशन का डेटा दिया होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग लगाते हैं डेल्टा H रिएक्शन इक्वल टू समीशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, सिर्फ दो जगहों पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, एक कंबशन की जगह पर, एक बॉन्ड एनर्जी की जगह पर। चलिए, रिएक्टेंट कौन है, कार्बन, कितनी दे रखी है 94, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन जल रहे हैं, 2 कार्बन, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 94 इंटू 2 प्लस दूसरा रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के जलने पर कितनी है माइनस के 68.3, तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे माइनस के 68.3। अब इधर आ जाइए माइनस, ये तो हो गया हमारा कौन सा, ये कौन सी साइड हो गई, ये साइड हो गई हमारी रिएक्टेंट वाली साइड, ये हो गई हमारी रिएक्टेंट वाली साइड। अब प्रोडक्ट वाली साइड में आते हैं। प्रोडक्ट अगर आप देखें तो C2H2 है, C2H2 जब 1 मोल जलता है तो कितनी निकलती है माइनस के 310.5, तो माइनस के 310.5 सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास प्लस के 54.1 सॉल्व करके आपके पास किलो कैलोरीज पर मोल आ जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका था इसको सॉल्व करने का, इसको हेस लॉ से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, उसमें इक्वेशंस जोड़ी और घटाई जाती है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, और आपको यहां पर बॉन्ड एनर्जी का डेटा दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का X, कार्बन कार्बन का Y, कार्बन हाइड्रोजन का Z और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का T दे रखा है। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसा लगेगा। ये रही रिएक्शन, जिस रिएक्शन का आपको निकालना है। तो आपको डेल्टा H रिएक्शन निकालना है, और डेल्टा H रिएक्शन निकालने के लिए आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, दो जगहों को छोड़कर। रिएक्टेंट पे कौन कौन से बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड आप देख रहे होंगे, 4 CH बॉन्ड है, तो 4 है मेरे पास CH बॉन्ड, एक है मेरे पास HH बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हो गया मेरे पास रिएक्टेंट। माइनस के आता हूं प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट वाली साइड पर जाते हैं तो देखिए जरा यहाँ पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और 6 आप देखेंगे, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और 6 आप देखेंगे CH बॉन्ड है। 6 यहाँ पर CH बॉन्ड है, ये 1 2 3 4 5 6। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही रहेगा और हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ये 4 हैं, ये 6 हैं, माइनस का साइन है तो उधर माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस, इधर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और साथ में प्लस 2 CH बॉन्ड। चलिए वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर आप वैल्यू देखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू हमारे पास X है, हाइड्रोजन की हमारे पास T है, दिस इज X प्लस T, माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे आते हैं, दिस इज Y, ये यहाँ पर Y है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं तो ये Z है, तो ये Z है तो यहाँ पर जाएगा 2Z, तो ये रहा यहाँ पर 2Z। सिंप्लीफाई कर लीजिए, X प्लस T माइनस Y माइनस के 2Z, ये यहाँ पर एक्सप्रेशन बन जाएगा। वैल्यूज देखो यहाँ पर 200 400 जो वैल्यूज देगा, वैल्यूज रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। खैर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। बोल रखा है कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड नाम का कंपाउंड है, उसमें HBr का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी बतानी है, और आपको बॉन्ड एनर्जी का डेटा H2 का और Br2 का यहाँ पर दे रखा है और डेल्टा HF भी दे रखी है। आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो फॉर्मूला आपके पास बॉन्ड एनर्जी का देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हीट रिक्वायर्ड टू गेट गैसेस एटम माइनस की डेल्टा HF। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जिस क्वेश्चन को हमको करना है, तो ये रहा हीट रिक्वायर्ड टू गेट गैसेस एटम माइनस की डेल्टा HF। डेल्टा HF हमें गिवन है माइनस के 36.2, मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब हीट रिक्वायर्ड टू गेट गैसेस एटम, कौन सा कंपाउंड है, HBr। मुझे एक H और एक Br को पैदा करने के लिए कितनी हीट चाहिए वो रखनी है। आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है H2 की 431, ये रहा H, जब मैं 431 दूंगा तो 2 H पैदा होंगे, ये रहा Br, और जब मैं इसको 188 दूंगा तो यहाँ पर 2 Br पैदा होंगे, लेकिन मुझे 2 H 2 Br नहीं चाहिए, मुझे 1 H 1 Br चाहिए। तो मुझे जो डिसोसिएशन एनर्जी इसका जस्ट हाफ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर हाफ हाफ रखा है, इधर डेल्टा HF रखा है, सॉल्व करा, आंसर आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर डेटा रखा जाता है। आगे आते हैं, अगला है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसको कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, शॉर्ट में हॉर्न बोलते हैं। हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl HNO3 HBr is neutralized by 1 gram equivalent of strong base NaOH KOH टाइप के बेस
इन फेयरली डाइल्यूट सोल्यूशन। एक इक्विवेलेंट एसिड लीजिए, एक इक्विवेलेंट बेस लीजिए, फेयरली डाइल्यूट सोल्यूशन में इनकी रिएक्शन करा दीजिए। जितनी हीट रिलीज होती है उसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, जो कि हमेशा फिक्स्ड होती है स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। कितनी वैल्यू होती थी? माइनस के 13.7 किलो कैलोरीज में। जूल में निकालते हैं तो 57.3 जूल। आपने HCl के NaOH के साथ रिएक्शन कराई, एक पानी बना। HCl ने क्या दिया होगा? H आयन, OH ने क्या दिया होगा? OH आयन। क्या बना यहाँ पर? वाटर। कितनी है? 13.7। अगेन यहाँ पर H आयन, इधर OH आयन, एक पानी बना। कितनी आई यहाँ पर? 13.7। लेकिन अगर आप H2SO4 में 2 NaOH मिलाते हो, फुल न्यूट्रलाइजेशन करते हो, तो यहाँ पर 2 पानी बने हैं। एक पानी बनने पे निकलती है 13.7, 2 पानी बनेंगे तो ज्यादा निकलेगी। कितनी निकलेगी? दुगनी। 13.7 की दुगनी निकलेगी। एक सवाल यहाँ पर रखा गया है, उसको देख लेते हैं। लिख रखा है हॉर्न ऑफ अ रिएक्शन, है ना, बिटवीन HA, एक एसिड ले रखा हमने, वीक एसिड HA, एंड NaOH ले रखा है, इज माइनस के 10.7 किलो जूल। व्हाट वुड बी द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन? आप एक बात समझिए, आपने यहाँ पर रिएक्शन कराई है वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब बेस वीक एसिड के साथ तो रिएक्शन कर ही लेगा, लेकिन वीक एसिड किसे बोलते हैं? वीक एसिड उसे बोलते हैं जो टूटना ना चाह रहा हो, जो मना करते हैं। वो कहेगा भाई साहब मैं टूटूंगा तब जब आप मुझे एनर्जी दोगे। तो कितनी एनर्जी ली होगी उसने? 10.7 निकल रही है एनर्जी, निकल रही है 10.7, एनर्जी निकल रही है 10.7, निकलनी कितनी चाहिए थी? 13.7। तो जो बाकी की बची हुई 3.7 है वो किसने खर्च करी है? इस HA ने। तो आपसे पूछा था यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HA पूछा था, तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HA हो जाएगा, होनी कितनी चाहिए थी? 13.7, निकली कितनी? 10.7। तो जो बाकी की बची हुई 3 किलो जूल है वो किसने एब्जॉर्ब करी है? वो HA ने ही एब्जॉर्ब करी है अपने डिसोसिएशन के लिए। अब एक सवाल आपको और दिखाते हैं। 100 ml N/10 HCl ने 100 ml N/10 NaOH से रिएक्शन कराई, हॉर्न की वैल्यू कितनी होगी? देखो, जब एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करता है तब 13.7 निकलता है। अब यहाँ पर आपको 100 ml N/10 दिया है, तो इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू 10⁻⁻3। तो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 1/10। वॉल्यूम कितना दे रखा? 100, 10⁻⁻3। ये आ गया आपके पास 10⁻⁻2। यानी कि अगर आप देखोगे HCl के इक्विवेलेंट्स की बात करूंगा तो वो 10⁻⁻2 आएंगे। अगर मैं NaOH के इक्विवेलेंट्स की बात करूंगा तो वो भी 10⁻⁻2 आएंगे। तो हॉर्न कितनी होगी? हॉर्न होती कितनी है? 13.7। कब? जब आप एक एक इक्विवेलेंट रिएक्शन कराते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट करा रहे हैं? 10⁻⁻2। तो 13.7 होती है माइनस में कब? जब एक इक्विवेलेंट रिएक्शन करता है। लेकिन कितना कर रहा है? 10⁻⁻2। तो माइनस के 0.137 यहाँ पर किलो कैलोरीज जो है वो हीट रिलीज होगी एज अ हॉर्न, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के केस में। कुछ छोटर पोटर चीजें और हैं, उनको भी देख लीजिए। एक होता था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूट लेते थे, लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते थे, तब तक सॉल्वेंट डालते थे जब तक वो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। उस वक्त जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। एक होती है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। आपका सॉल्यूट है, माना 20 मोल पानी में घुला हुआ है, अब मैंने उसमें 180 ml पानी और डाल दिया, और अब वो सॉल्यूट 20 की बजाय 200 ml पानी के अंदर है। पहले 20 ml में था, 180 ml और डाल दिया, अब वो 200 ml के अंदर है, 200 मोल्स के अंदर है। पहले वो 20 मोल पानी में घुला हुआ था KCl, मैंने उसमें 180 मोल और ऐड कर दिए, अब वो 200 मोल्स के अंदर KCl डिजॉल्व है। तो जब मैं डाइल्यूट कर रहा हूँगा, उस डाइल्यूशन के दौरान हीट में कितना चेंज आया उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो उसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। जैसे आपने पहले 20 मोल में घोल दिया, 20 की जगह कुछ और मोल भी हो सकते हैं। पहले 20 मोल पानी में घोल दिया, एंथैल्पी का चेंज देख लिया, ये आया। अब 200 मोल पानी में अलग से एक्सपेरिमेंट करिए, सॉलिड को 200 मोल पानी में घोलिए, डेल्टा H निकालिए, दोनों डेल्टा H को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन निकल करके आ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है जब हम किसी सॉलिड को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन जब उसमें लिमिटेड क्वांटिटी डालते हैं पानी की, तो वो पानी के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर ऐड कर लेता है और सॉलिड स्टेट में ही रहता है। ये घटना हाइड्रेशन कहलाती है। कॉपर सल्फेट का 1 मोल अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 5 पानी के पार्टिकल्स को ऐड कर सकता है और सॉलिड स्टेट में ही बरकरार रह सकता है। तो ये जो फिनोमेना कहलाता है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। इसमें जितना भी हीट का चेंज आता है इसको बोलते हैं अपन लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी। ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ, चूंकि मुझे सेकंड लॉ पे आना है, फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक पे अगर आते हैं तो फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक क्या क्या हुआ करती थी बहुत समझ लीजिए। एक तो Q बराबर W होता था आइसोथर्मल कंडीशन में, चूंकि आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा T 0 होता है, डेल्टा T 0 होता है तो डेल्टा U 0 होता है, तो सारी की सारी हीट वर्क में तब्दील हो जाती है
ऐसा फर्स्ट लॉ बोलता है। लेकिन प्रैक्टिकल वे में जब आप जाएंगे तो कभी भी सारी की सारी हीट वर्क में तब्दील नहीं होती। दूसरा ड्रॉबैक होता था कि किसी भी प्रोसेस के, किसी रिएक्शन के होने या ना होने को, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, इसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं दे पाते थे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे बोलते थे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, उनको करने के लिए आपको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देना पड़ता। खास बात, उनका डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो होता है। डेल्टा जी क्या है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी जो है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप उन्हें बोलते हैं जिनको कराने के लिए बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगातार देना पड़ता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है, डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो यहां पर रहता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी जगह से है कि सारी की सारी हीट को वर्क में तब्दील नहीं कर सकते। जब आप किसी सिस्टम को हीट दोगे तो उसका एक पार्ट एंट्रोपी के रूप में वेस्ट जरूर हो जाएगा, वो आपके हाथ नहीं लगेगा। तो अब हम चलते हैं आगे, यही सेकंड लॉ का यहाँ पर स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी होती थी मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस। किसी सिस्टम के अंदर जितनी रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस जो होती थी उसे एंट्रोपी बोलते थे, या एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी को भी बोलते थे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा Q रिवर्सिबल अपॉन T के बराबर आती थी, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कभी भी Q अपॉन T के बराबर नहीं आती थी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ करते हैं। इधर आ जाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल की वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो होती थी। सॉलिड लिक्विड गैस में से रेंडमनेस जो है वो गैस के पार्टिकल्स में ज़्यादा होती है, इसलिए गैस की एंट्रोपी लिक्विड से और लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा होगी। और क्या करते थे? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ाते थे। तो CO2 और SO3 में से ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज़्यादा एटम्स हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है। अगर दो लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो तो फिर मॉलिक्यूलर वेट से चेक करते थे, जिसका मोलर मास ज़्यादा होता था उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती थी। हीलियम और नियॉन दोनों के दोनों मोनो एटॉमिक हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक एक एटम है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, लेकिन एंट्रोपी नियॉन की ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मोलर मास ज़्यादा है। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एंट्रोपी देखनी होती थी कि रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ी है कि कम हुई है, तो गैस पार्टिकल डेल्टा एनजी चेक करते थे। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, जैसे ये रहा यहाँ पर 2 और 1 3, बाद में 3 पार्टिकल हैं, पहले 2 हैं, तो 3 - 2 1, यानी कि इफेक्टिवली गैस के पार्टिकल्स पहले के मुकाबले बढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी भी यहाँ पर बढ़ रही होगी। इसी तरीके से अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी माइनस में आ जाए तो उसके अंदर गैसेस पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर एंट्रोपी की वैल्यू कम हो रही है। अगर आप हीट करते हैं किसी प्रोटीन को, तो प्रोटीन को हीट करने पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। प्रोटीन को जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसकी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बदल जाती हैं, चूंकि हाइड्रोजन वहाँ पर ग्लोबुल्स टूट जाते थे, कॉइलिंग जो होती थी हेलिक्स वो अनकॉइल हो जाते थे, तो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर उसकी इंटैक्ट रहती थी। आगे चलेंगे, यहाँ पर एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आइए उन फॉर्मूलों को हम लोग देख लेते हैं। रिवर्सिबल में तो Q रिवर्सिबल अपॉन T लगाएंगे। तो अमूमन जो NCERT के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी होती है डेल्टा H, तो आप डेल्टा H अपॉन T रख करके अपने एंट्रोपी के कैलकुलेशंस के छोटे मोटे सवाल जो NCERT में गिवन है उनको कर सकते हैं। Q सिस्टम अपॉन T रखेंगे, Q सिस्टम की जगह पर अपन डेल्टा H सिस्टम अपॉन T रखेंगे। सराउंडिंग का निकालना हो तो सिस्टम से हीट निकल करके सराउंडिंग में जाती है, तो अगर सिस्टम की हीट प्लस में है तो सराउंडिंग की वही हीट माइनस में हो जाएगी। तो यहां पर उल्टा लिख दिया गया है, डेल्टा सराउंडिंग हो जाएगा, लेट मी करेक्ट इट, ये हो जाएगा यहां पर Q सराउंडिंग अपॉन T, और Q सराउंडिंग हो जाएगा माइनस के Q सिस्टम अपॉन T। अगर सिस्टम ने 20 जूल हीट लूज की है तो सराउंडिंग ने 20 जूल हीट एब्जॉर्ब की है। सिस्टम का अगर Q का वैल्यू माइनस के 20 है तो सराउंडिंग का प्लस के 20 हो जाएगा, तो वही यहां पर लिखा गया है। और अन्य फॉर्मूले ये NCERT में नहीं है, लेकिन आपको पता रहने चाहिए। एक फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आइसोथर्मल कंडीशन है तो T2 T1 बराबर हो जाएगा log 1 0, तो फॉर्मूला बचेगा सिर्फ इतना, ऐसा कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले को भी आप आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक कंडीशन में डेवलप कर सकते हैं। आइसोकोरिक में डेवलप करना हो तो P2 P1 बराबर हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये आइसोबैरिक कंडीशन का फॉर्मूला बन जाएगा। दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर N1R log V1 प्लस V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला है। मतलब कहने का ये है कि ये दो कंटेनर हैं, यहाँ पर एक गैस है, इसका N1 और V1 है,
इसके N2 मोल है, V2 वॉल्यूम है, नॉब खोलूँ, दोनों गैस मिक्स करूँ तो मिक्सिंग पर एंट्रोपी क्या होगी, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 1/2.303 मोल्स ऑफ हीलियम अंडरगो एक्सपेंशन फ्रॉम 1 लीटर से 10 लीटर, कैलकुलेट डेल्टा एस। सवाल में कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया गया है, तो ये वाला सेक्शन तो हो गया 0, तो आप एंट्रोपी के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं इस वाले का। यहाँ पर रख देते हैं वैल्यूज 2.303 NR log V2/V1, N की जगह रख दिया मैंने 1/2.303, ये रहा। R की वैल्यू मैंने कैलोरीज में 2 रखी है, log फाइनली V2/V1 करना है तो फाइनल वॉल्यूम 10 है, इनिशियल 1 था, 10/1 log 1 हमको पता है, log 10 होता है 1। ये सब कट कुट आ गया, 2.303 से ये कट गया, सॉल्व करके हमारे पास 2 कैलोरीज अपॉन केल्विन मोल आ गया यहाँ पर आंसर, केल्विन मोल। आगे चलेंगे, देखते हैं एक रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, क्योंकि इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि फ्री एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती थी। तो M+O2 से बनता है यहाँ पर MO2, और डेल्टा एस बराबर -50 जूल पर केल्विन दे रखा है, और ये डेल्टा एस है, ऑफ कोर्स ये सिस्टम का दे रखा, सराउंडिंग का नहीं है। ये डेल्टा एच ये भी सिस्टम की दे रखी है, और आपसे पूछा क्या ये प्रोसेस होगा, आप यहाँ पर डेल्टा एस से आंसर नहीं कर सकते, कहीं आप डेल्टा एस नेगेटिव देख करके आंसर कर दो। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जोड़ करके आता है। तो अभी डेल्टा एस देखेंगे, -50 लिख रखा है यहाँ पर, तो अब हम पहले सराउंडिंग की कैलकुलेशन करेंगे। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालते थे, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी। क्यू सराउंडिंग को माइनस के क्यू सिस्टम अपॉन टी कर सकते हैं। माइनस के क्यू सिस्टम के लिए तो माइनस यहाँ पर कितनी हीट अगर निकल रही है, अगर आप देखेंगे तो ये निकल रही है यहाँ पर माइनस के 1800। इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, तो ये देखिए, तो यहाँ पर रखा जाएगा माइनस के, और ये रखा गया यहाँ पर डेल्टा एच अपॉन टी, ये माइनस साइन ये वाला है। डेल्टा एच की जो वैल्यू है क्यू सिस्टम वो है माइनस के 1800, यहाँ रखा जाएगा। सॉल्व करके आ गया प्लस में ये। अब डेल्टा एच टोटल निकालिए, कैसे निकालते थे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम की कितनी दी है आपको, -50, सराउंडिंग के 6000, दोनों को जोड़ा। अब जो डेल्टा एच टोटल देख रहे हैं वो प्लस में आ रहा है 5950। डेल्टा एच टोटल प्लस में आने का मतलब ही यह है कि ये प्रोसेस अब स्पॉन्टेनियस हो गया। आगे चलेंगे यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप एंट्रोपी से किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने को पहचानते हैं तो आपको सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग की कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सिस्टम की कैलकुलेशन से बात बन जाए तो फिर आपको गिब्स फ्री एनर्जी पर आना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी का वो पार्ट जिससे आप कुछ काम कर लेते हैं उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी, जिससे आप काम नहीं। टोटल हीट का वो पार्ट जिससे आप कुछ काम कर लेते हैं उसको बोलते हैं एनर्जी, और जिससे आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं उसको आप लोग बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी देख लिया, फ्री एनर्जी देख लीजिए। तो लिखा का पार्ट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो G बराबर H - TS, ये इसका रिलेशन है। इसको वही 1 और 2 कंडीशन में रखेंगे, G1 H1 T1 S1, G2 H2 T2 S2, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। लेकिन आप कहेंगे फिर T1 T2 बोला है तो T2 T1 भी आना चाहिए। ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के लिए रखा गया, और केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर रखा जाता है कांस्टेंट। तो G1 = H1 T S1 रखा गया है। दूसरी कंडीशन में G2 = H T और S2 रखा गया है। दोनों को घटाने के बाद आपको रिलेशन मिला है। इसको बोलते हैं अपन लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एक और रिलेशन यहाँ पर रहता है, T डेल्टा एस टोटल = माइनस के डेल्टा जी सिस्टम रहता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए सिस्टम का डेल्टा जी कम होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ज्यादा होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 रहती है। एक वही क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे लिख रखा है, M+O2 से बन रहा है MO2, डेल्टा एस वही, सब कुछ वही है। आपसे पूछा क्या ये स्पॉन्टेनियस होगा, इससे पहले भी आपने सवाल को किया था, लेकिन आपको यहाँ पर सराउंडिंग की डेल्टा एस निकालनी पड़ी थी। अब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर इधर देखेंगे तो आप सीधा कर सकते हैं, डेल्टा जी = डेल्टा एच - टी डेल्टा एस। सब कुछ सिस्टम का रखा जाएगा। डेल्टा सिस्टम का रखा, T 300 था, डेल्टा एस -50। मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि एक डेटा जूल में है, दूसरा डेटा किलो जूल में है। तो ये डेटा जूल में है, इसको किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ा। और डेल्टा जी सिस्टम की वैल्यू चूंकि यहाँ पर माइनस आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब प्रोसेस यहाँ पर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो कैलोरीमेट्री पर आते हैं। कैलोरीमेट्री एक प्रकार से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आप लोग हीट का एक्सचेंज कितना हुआ उसकी कैलकुलेशन करते हैं।
उसे एक ऐसी डिवाइस के अंदर किया जाता है जो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज न करता हो। उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस के लिए कैलोरीमीटर। घर पर भी एक कैलोरीमीटर आपके पास है, उसका नाम है थर्मस। थर्मस के अंदर जब आप कोई चाय या दूध वगैरह या पानी रख देते हैं गर्म करके, तो काफ़ी देर तक उसमें गर्म रहता है, क्योंकि वो अपने अंदर का जो एनर्जी कंटेंट है वो बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करता इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कैलोरीमेट्री में फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, Q बराबर mc डेल्टा टी। C होता है यहाँ पर हीट कैपेसिटी, और T2 माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एक ही लॉजिक पे काम करता है। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। किसी सिस्टम ने हीट लॉस किया तो उसको दिखाया जाएगा माइनस के mc डेल्टा टी। ये यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, इस जगह पर माइनस के mc डेल्टा टी हीट लॉस बराबर हीट गेन, तो प्लस के mc डेल्टा टी यहाँ पर रहेगा। एक प्रश्न यहाँ पर करके दिखाया गया, उसको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। 100 ग्राम वाटर ले रखा है, इतने डिग्री सेल्सियस पर कैलोरीमीटर के अंदर मौजूद है। कैलोरीमीटर एल्युमिनियम का बना हुआ है, और बोला गया है कि मतलब कैलोरीमीटर जो है एल्युमिनियम का नहीं बना है। कैलोरीमीटर के अंदर पानी ले रखा है और 22.4 डिग्री सेल्सियस पर है। एक हमने एल्युमिनियम का पीस निकाला, और कहाँ से निकाला? उबले हुए पानी में रखा हुआ था। उस पानी का टेम्परेचर था 99.3, और उसको आपने कैलोरीमीटर में डाल दिया। अगर फाइनल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का इतना हो जाए तो बताइए जो कैलोरीमीटर जो एल्युमिनियम है उसका हीट कैपेसिटी कितना है। आप फिर से समझ लीजिए क्या हुआ है। इधर आपके पास कैलोरीमीटर है, इसमें थर्मोमीटर में लगा रखा है, यहाँ पर आपने भर रखा है पानी, और कैलोरीमीटर में जो आपने पानी भर रखा है वो पानी जो आपके पास है वो 100 ग्राम पानी है। इसके अंदर 100 ग्राम पानी भरा हुआ है। अब एक और जगह पर यहाँ पर आपने पानी उबाल रखा था, और यहाँ पर एल्युमिनियम का टुकड़ा रखा हुआ था। उबल रहा है पानी, कितने डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है? वो उबल रहा है 99.3 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी उबल रहा है। अब आपने यहाँ से गर्मा गर्म एल्युमिनियम का टुकड़ा निकाला और यहाँ डाल दिया, तो क्या होगा? उस एल्युमिनियम का जो पीस है गरम गरम, उसमें से हीट निकलेगी, और वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लॉस कौन करेगा? हीट लॉस बाय एल्युमिनियम बराबर हीट गेन बाय वाटर। तो हीट लॉस बाय एल्युमिनियम अगर आप देखेंगे तो माइनस के mc डेल्टा टी, हीट गेन बाय वाटर मतलब प्लस के mc डेल्टा टी। तो रख लीजिए मास, ये रहा किसका? एल्युमिनियम का। C मुझे निकालना है। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 32.9। पहले कितना था? पहले एल्युमिनियम का टेम्परेचर था 99.3, चूंकि उबले हुए पानी में से निकाला। तो T1 ये रहा, T2 ये रहा। पानी के साथ आ जाइए, 100 ग्राम पानी था, पानी का जो C होता है 4.18 है। अब T2 माइनस T1 करेंगे तो पानी इनिशियली कितने पे था? 22.4 पे। ये पानी का इनिशियल है, ये पानी का फाइनल है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से निकल करके आ जाता है हमारे पास 0.87 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इस प्रकार की डिवाइस है जिससे आप किसी फ्यूल का हीट ऑफ कंबशन निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक फ्यूल ले रखा है जिसका मुझे हीट ऑफ कंबशन निकालना है। चारों तरफ एक वेल इंसुलेटेड जगह ले रखी है, यानी कि अंदर जो भी कार्यक्रम अब होने वाला है इसकी हीट बाहर सराउंडिंग में नहीं जाएगी। अंदर एक कंटेनर ले रखा है आपने, कंटेनर के अंदर आपने पानी भरा हुआ है। इस फ्यूल को ठीक से जलाने के लिए ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त किया गया है कि जब मैं इस पर आग लगाऊं तो ऑक्सीजन इसको पूरी मिल जाए और ये पूरी ठीक से जल जाए। अब क्या काम करते हैं? इग्निशन वायर से, बिजली के तारों से हम यहाँ पर करंट पैदा कर रहे हैं या स्पार्किंग पैदा कर रहे हैं। स्पार्क करते हैं, फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने पर हीट निकलती है। वो सारी की सारी हीट किसको मिलेगी? पानी को। पंखा चला रखा है ताकि हीट पूरी तरीके से पानी में चली जाए। पानी अपना टेम्परेचर चेंज कर लेगा। अब देखो कितनी हीट निकली, वो कैसे निकालेंगे? मान लिया जाए यहाँ पर जो आपने भरा हुआ है, फर्ज करिए इधर जो भरा हुआ है पानी, जो भरा हुआ है, मान लीजिए पानी वो 100 ग्राम पानी है और 25 डिग्री सेल्सियस पर है। जब आपने यहाँ पर फ्यूल जलाया, फ्यूल जलने यहाँ पे फ्यूल जलाया, इसके जलने पर यहाँ से निकली हीट, और जब हीट यहाँ पर मिली तो उसका तापमान जो है, इसका टेम्परेचर 25 से बढ़कर के मान लिया जाए 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना हीट निकला होगा? तो Q बराबर mc डेल्टा टी कर लेंगे आप। तो कर लीजिए भैया, मास कितना था? 100 ग्राम पानी था। C कितना होता है? 4.18। पहले टेम्परेचर कितना था? 25। अब कितना हो गया? 75। 75 माइनस के 25 कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 100 इंटू 4.18 इंटू 50। इतने जूल हीट इस कंपाउंड को जलाने पर यहाँ से बाहर निकली है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। बहुत कम समय में पूरी थर्मो को रिवाइज करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।